देखें सबके पास स्क्रीन नजर आ रही है? सर मुझे आ रही है। यस सर। बस भी आप लिखा क्या है आपकी स्क्रीन पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए आ रही है। screen पे। आ रही है। सही है, ओके। अच्छा वीडियो को देखें फिर हम बात करते हैं। एक मिनट मैं साउंड शेयर करूँ सिस्टम। ठीक है, स्क्रीन नजर आ गई आप लोगों को? यस सर। इसमें आप म्यूजिक दिखाओ तो साउंड में साउंड। Opposite side. समझ आ गई आप लोगों को? ये हमने लास्ट क्लास में, यस, एक दफा फिर से देख लें। अच्छा मैं पॉज कर दूंगा, जब आप जो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उसको हम पहले डिस्कस। नॉर्थ पोल लेफ्ट या राइट? नॉर्थ पोल लेफ्ट। ये मैग्नेट में रेड वाला साइड जो है ना, ये सही है, तो डिफ्लेक्शन आप देखें लेफ्ट की तरफ आई, सही है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। देन ड्रॉ करते हुए वो जो मैग्नेट का वो जो था, सॉरी जो एमीटर था या गैल्वानोमीटर था, वो लेफ्ट पे राइट पे चला गया था उसका वो। यस, तो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, एक बात होगी। अब आप इसके बाद क्या हुआ? वो सॉरी मूवमेंट स्पीड में सही है, मूवमेंट स्लो, डिफ्लेक्शन कम, और मूवमेंट अगर फास्टर होगी मैग्नेट की तो डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगी। क्लियर है? दो बातें होगी, सही है? कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको समझ आया? जी सर, समझ आ गया। ओके, फिर से समझाएं सर। क्या हुआ? मैंने कहा फिर से बताया, आपने कहा मूवमेंट स्लो तो सर मैं ऑटोमेटिकली पीछे काम हो रहा है माया। ओके, मूवमेंट स्लो तो डिफ्लेक्शन कम, और मूवमेंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा। ओके ओके सर, ओके। अब ये ब्लू साइड है, ठीक है, ये ऑपोजिट है। देखें पहले राइट साइड को इसने सोलेनॉइड में मूव करवाया था, अब ये ब्लू साइड है। अब आप देखें पहले राइट साइड पे पहले डिफ्लेक्शन लेफ्ट आई थी, फिर राइट आई थी। अब आप देखें अब डिफ्लेक्शन पहले राइट आएगी, बाद में लेफ्ट आएगी। क्लियर है? ये बात समझ आ सर रही है? तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे ना? ये तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। मैग्नेट को अगर आप स्टेशनरी सोलेनॉइड में छोड़ देते हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आती, विच मींस कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? जी सर। तो यहीं तक अब इसको जरा, तो चीज ये हो गई। दूसरी, सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि मैग्नेट को अगर आप रिमूव करते हैं तो जो मीटर है वो लेफ्ट पे ही होगा, उसका जो मूवमेंट है। लेफ्ट पे होगा। सर जिस तरह वो रेड वो बनी हुई आ रही थी, तो उसमें तो हम जब मैग्नेट अंदर, मतलब जब नॉर्थ पोल आप आगे करते थे तो वो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट कि वो हमेशा इधर ही जाए। यस, ये आपने याद नहीं रखना, मतलब आप ये याद नहीं रखेंगे कि नॉर्थ पोल जब आपने इनटू द सोलेनॉइड मूव किया है तो डिफ्लेक्शन राइट है या लेफ्ट है, ये आपने याद नहीं रखना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इफ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, इफ यू चेंज द पोल मूविंग टुवर्ड्स द सोलेनॉइड, देन द डिफ्लेक्शन विल बी ऑपोजिट, व्हाटएवर इट वाज इट विल बी ऑपोजिट।
as compared to the previous one. Right. Okay. Now एक वीडियो और है, ये देख लें. Of electromotive in the experiment. ऐसा लग रहा है वो कौन सा शो था वो? मुझे तो लग रहा है वो स्टार प्लस का CID कुछ CID देख रहे हैं. सा हाँ वही. Magnetic galvanometer that will detect any wire. इसमें In the experiment shown, we have a straight wire. The ends of the wire are connected to a galvanometer that will detect any passage of electric current. The wire is held between the two poles of a magnet. Now the wire is moved downwards by hands cutting the magnetic field lines. The observation. क्या कह रही हैं आप? सर वीडियो अटक अटक के चल रही, समझ नहीं आ रहा. सबके पास ऐसा ही हो रहा है, वीडियो अटक रही है. जी सर मेरे पास भी अटक रही है. बताइएगा मुझे. Current. The wire is held between the two poles of a magnet. Now the wire is moved downwards by hands cutting the magnetic field line. ये समझ नहीं आ रहा, तो आप खुद ही समझा दें. वो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट. एक्चुअली ये अच्छा चलें मैं खुद बताता हूँ. मुझे तो इस ठीक वाले लग इस केस में देखें. अच्छा चलें सुन लें मेरी बात, ठीक है. ये एक हॉर्स शू मैग्नेट है, इसको आप यू शेप मैग्नेट भी कह सकते हैं. इसमें लेफ्ट साइड जो है वो नॉर्थ पोल है और राइट साइड जो फ्रंट पर है वो साउथ पोल है, ठीक है. तो एक वायर है जो इन बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट आप उसको मूव कर रहे हैं डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स. तो आप एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहे हैं. देखें इस वायर को Lines. The observation is जब ये वायर नीचे जा रही है तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पे आ रही है, ठीक है. the passage of a small electric current that is detected by the galvanometer as its pointer is deflected to the right. Once the wire stops moving, the electric current also stops. यस सर इसकी अगर आप आवाज बंद करते हो साथ साथ इसके उसके साथ साथ आप समझाते रहें. ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ. ठीक है, अब मैंने आवाज कर दी है. वीडियो प्ले कर लें. वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, मेरी बात सुने. इसमें इसने वायर को डाउनवर्ड मूव करवाया है और एक्चुअली डाउनवर्ड मूव करवाया है तो इस वायर ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया है. तो ये जो गैल्वानोमीटर है इसने राइट साइड पर डिफ्लेक्शन शो की है जो कि डिस्कस हो चुका. लेकिन जैसे ही वायर रुकेगी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी. यहाँ तक समझ आ गया सबको? जी सर समझ गया. ओके सर. अब क्या हो रहा है देखें. अब ये वायर अपवर्ड्स मूव होगी. इस केस में वायर अपवर्ड्स मूव हो रही है तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट है. बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर. सर और जैसे ही वायर रुकेगी डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी. अच्छा अब इस केस में देखें, इस वाली बात में अब वायर ये पैरेलल मूव करवा रहा है, मतलब 90 डिग्री पे मूव नहीं करवा रहा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स या वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही. अब ये मूवमेंट पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल, ठीक है. तो डिफ्लेक्शन देखें आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रही सर. नहीं आ रही, ठीक है. तो इसका मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करे. अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करती, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर वायर जो है वो मूव करवाते हैं आप, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. ये बात क्लियर हो गई सबको? ओके सर. अब हम इन तमाम चीज़ों को सिर्फ कॉपी कर लेंगे. सर मतलब जब बस 90 डिग्री पे होगा तभी क्या कहते हैं वो कट करने का मतलब पता ना, कट करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करना है. अगर आप कट नहीं कर रहे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. इट व्हिच मींस इफ यू वांट ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड यू हैव टू मूव द वायर 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक है सर. ठीक है, अब हम नोट्स की तरफ चलते हैं. आप लोग नोटबुक्स ओपन कर लें.
मेरी आवाज आ रही है? लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, आप लोग कॉपी कर चुके हैं जी। सर सर जब मतलब स्कूल्स खोलेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा ना कि हम ऑनलाइन लें या मतलब स्कूल में आकर लें? ऑप्शन तो नहीं होगा आपके पास कि स्कूल की क्लास उस वक्त सेम टाइम पर आपके पास ऑनलाइन नहीं चल रही होगी, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया गया है वो मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि अच्छा। टीचर अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो उस वक्त ऑनलाइन कैसे होगा आपके पास। फ्राइडे को क्लास ऑनलाइन है, एक दिन सर क्लास एक ऑनलाइन सेकंड, है। इससे पिछले स्लाइड खुलिएगा सर। अच्छा यहाँ से लेकिन स्टार्ट हो रही है। बस सना आपको सही बता सकेंगी उन्होंने क्या प्लान बनाया है। सर ये पहली स्लाइड है ना सब चैप्टर की? ये पहली स्लाइड है इस चैप्टर की, और ये पहली स्लाइड आप जरा सब जल्दी से रीड कर लें। ये वीडियो में हमने देखा है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है वीडियोस में, ठीक है। और अगर किसी ने इसमें कुछ पूछना है तो वो पूछ लें यहाँ पर। और सबसे ऊपर जो 2 लाइंस लिखी हुई हैं वो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का डिफरेंस है। चैप्टर 2 में आपने पढ़ा था कि अराउंड एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, which means you can create magnetic field by passing current through a conductor. But in chapter 3 you are studying the opposite, which means you can produce current by changing magnetic field. ये क्लियर है सबको? यहाँ किसी ने कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? क्लियर है सर। ओके, हाँ क्लियर है ना? रीडिंग इट आउट। ओके ओके, आप रीड करें। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। बात बताएं। हाय यस। सर ये ऑब्जर्वेशन हमें याद करनी जरूरी है? नहीं, याद नहीं करने बेटा, ये नहीं बस पूछे समझ जाएंगे आप। लेना। हाँ, ये सिर्फ समझना है। आपको ये ऑब्जर्व करना होगा क्वेश्चन में भी। ठीक है सर। सर ये इसका ऑब्जर्वेशन का एटीपी का पार्ट है। दोबारा बोलें, क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन? मैंने कहा ये जो ऑब्जर्वेशन होती हैं वो एटीपी में आएंगी। बेटा एटीपी पेपर 1 पेपर 2 ये अलग अलग नहीं होते। आप लोग पता नहीं क्यों उसको समझते हैं अलग है। कोई भी चीज किसी भी जगह पे पूछी जा सकती है आपसे। सर एटीपी तो प्रैक्टिकल का ऑल्टरनेटिव है ना, तो उसमें तो प्रैक्टिकल का वो नहीं आएगा। तो ये एटीपी में नहीं आ सकता क्या? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड चीज कोई पेपर 2 या पेपर 1 में नहीं आएगी। सही सही। ओके, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 क्या था? व्हेन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट द magnitude of deflection increases. Did you observe this or not? यस सर। यस सर। कितनी ऑब्जर्वेशंस हो गई? 4। अब इन 4 ऑब्जर्वेशंस को अगर मैं बोलूं एक स्टेटमेंट, मतलब आप लॉ के थ्रू अगर बोल सकें एक ही दफा में, तो वो सिर्फ ये 2 लाइंस है जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसको रीड करें। अज़बिया, क्या लिखा हुआ है? Sure. Induced EMF is directly proportional to the rate of charge of magnetic field lines through the sorry, getting caught. If you want to increase EMF, increase the speed of magnet, use a stronger magnet, or increase the number of turns. ये 2 लाइंस जो हमने रीड करनी है सबने, ठीक है? सब पढ़ लें। इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of magnetic field lines through the coil. Through the coil. कितनी लाइंस हैं ये? एक 1.5 लाइन से ज्यादा नहीं है ना। लेकिन ये 1.5 लाइन जो लॉ है आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये 4 ऑब्जर्वेशंस को समराइज कर रहा है, आपकी 4 ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है? ऑब्जर्वेशन नंबर 1 रीड करें, क्या लिखा हुआ है? जब आपने नॉर्थ पोल मूव किया तो ईएमएफ इंड्यूस move towards the solenoid, the ammeter shows momentary deflection towards one side. और जैसे ही आपने मैग्नेट को विथड्रॉ किया तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट साइड पर आ गई। ऐसा ही है ना? Yes. इसका मतलब है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगी तो ईएमएफ भी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं करेंगे
तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट टाइम ज्यादा इंड्यूस करेंगे, ज्यादा चेंज करेंगे, तो EMF ज्यादा इंड्यूस होगा। क्या ये चारों बातें आपको इन डेढ़ लाइन में मिल रही हैं लिखी हुई? देखें, चार बातें मिल रही सर। है ना। ये पूरा जो लॉ है ये आपको चारों बातों को समराइज करके डेढ़ लाइन में आपने लिख दिया है कि इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू द कॉइल, व्हिच मींस अगर आप EMF इंड्यूस करना चाहते हैं तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करना होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज ऑपोजिट आया तो EMF ऑपोजिट इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज नहीं आया तो EMF इंड्यूस नहीं होगा। और अगर आपने पर यूनिट टाइम, रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज किया तो फिर EMF भी ज्यादा इंड्यूस होगा। सर जो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 और 2 है उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चल रही है हमें? उसमें रेट नहीं पता चल रहा है उसमें, लेकिन ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, EMF इंड्यूस होगा। ऑपोजिट चेंज होंगी तो ऑपोजिट इंड्यूस होगा। ओके। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में रेट की बात हो रही है। स्पीड का मतलब होता है पर यूनिट टाइम, व्हिच मींस इट इज डिपेंडेंट अपॉन रेट। यस। चारों ऑब्जर्वेशंस को समराइज करके ये डेढ़ लाइन आप लोग याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये डेढ़ लाइन नहीं भूलनी आपने, ठीक है। दिस इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको याद कर लेना है, ये गलत नहीं लिखना। अगर ये गलत लिखा तो आपने ये चारों बातें गलत कर दी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बहुत इंटेंस है ये। लेकिन अगर अब आप चाहते हैं कि ये EMF इंक्रीज करें तो इंक्रीज करने के लिए या तो आप स्पीड बढ़ाते हैं, या तो आप मैग्नेट स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा वाले सोलेनॉइड को यूज करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उतनी ज्यादा जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी, और जितनी ज्यादा जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी उतनी ज्यादा जगह पर EMF इंड्यूस होगा और उतना ज्यादा करंट या उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन मीटर शो करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी ने कुछ? ठीक है। यस सर। अब जो दूसरा लॉ है ना वो है लेंज लॉ, ठीक है। लेंज लॉ, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अच्छा, मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ साथ साथ आप लोगों ने जवाब देना है। मैग्नेट है, मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है, यस, ठीक है। इस मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से इस कॉइल में करंट इंड्यूस हो गया या नहीं? होगा। होगा सर। होगा ना, ठीक है। मैं दोबारा पूछूं, एक मैग्नेट ये रहा, इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब आपने इस मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया तो इस कॉइल ने करंट इंड्यूस किया इस कॉइल में, और हर करंट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है या नहीं होती? होती है। होती है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई हैं? 2। 4। दो। सर क्या समझा सर, एक बार रिपीट कर दें सर, मैं थोड़ा गया था। एक कह रहा हूं, ये एक मैग्नेट है, सही है। यस सर। इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। यस। इस मैग्नेट को आपने कॉइल की तरफ मूव किया। यस सर। इस कॉइल में EMF इंड्यूस हो गया, करंट इंड्यूस हो गया। जी सर। जो करंट इंड्यूस हुआ है उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी सर। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हो गई हैं? 2। 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गई हैं। सबको पता चल गया भाई कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं यहाँ पर? 2। अगर ये मैग्नेट रुक जाए, अगर ये मैग्नेट रुक जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होंगी? 2 या 1? 1 होगी सर, 1 होगी, ठीक है ना। सर अगर ये मैग्नेट रुक जाए तो सर फिर मैग्नेटिक फील्ड खाली सर मैग्नेट में ही होगी ना सर, सोलेनॉइड में नहीं होगी? 1 होगी, हाँ 1 होगी। सोलेनॉइड की खत्म हो जाएगी क्योंकि सोलेनॉइड में करंट ही नहीं होगा, क्योंकि अच्छा जैसे हाँ मैग्नेट मूव कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड्स 2 होंगी। अगर मैग्नेट रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 ही होगी, वो अपनी मैग्नेट की होगी, परमानेंट मैग्नेट की, ठीक है। करंट वाली मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तब होगी जब मैग्नेट मूव करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है सर। क्लियर है सबको? सही है, यहाँ तक सब पहुंच गए? ठीक है। यस अब मैं कह रहा हूँ, हाँ अब मैं कह रहा हूँ, अगर आपने
इस मैग्नेट को अवे मूव करवाया, मतलब पहले राइट साइड मूव कर रहा था ना मैग्नेट, अब आप मैग्नेट को लेफ्ट साइड मूव करवा रहे हैं, तो जो करंट प्रोड्यूस हुआ था उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यस सर। तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज होगी या नहीं होगी? सर होगी। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई सबको। अब देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दो हैं, जब मैग्नेट मूव कर रहे हैं ना तो दो मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक करंट की मैग्नेटिक फील्ड और एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। ये दो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरह होंगी कि मैग्नेट के मोशन को ओपोज करें। किस तरह होंगी? मैग्नेट के मोशन को ओपोज करें। अब देखो, ओपोज करने के दो तरीके होते हैं। अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही हो और आप उसको ओपोज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पुश करेंगे, पुश करेंगे, ठीक है। और अगर कोई चीज आपसे दूर जा रही हो और आपने उसे रोकना हो तो क्या करेंगे? पुल करेंगे, ठीक है। दो ही फोर्सेस होती हैं, तो पुश होती है या पुल होती है, ठीक है। पुश कब करना है? जब आपकी तरफ आ रही है। ओपोज करने की बात बता रहा हूँ, सही है। if an object is approaching you and you want to oppose the motion of the object, you have to apply a push force to the object, ठीक है। Similarly, if the object is moving away from you and you do not want the object to move away from you, you have to apply a force, that is a pull force. Is this clear or not? Yes. अब मुझे बताओ, पुश फोर्स कब जनरेट होती है? सेम पोल या ऑपोजिट पोल? पुश फोर्स सेम पोल। तो देखो बेटा, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ जा रहा होगा तो सेम पोल बनेंगे। यस। और जब मैग्नेट कॉइल से अवे जा रहा होगा तो डिफरेंट पोल्स बनेंगे, ऑपोजिट पोल बनेंगे, ठीक है। कैसे हुआ? अच्छा सही है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि किस वक्त कौन सा पोल है? तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट टुवर्ड्स आ रहा है या अवे जा रहा है। टुवर्ड्स आएगा तो सेम पोल, टुवर्ड्स आएगा तो सेम पोल, अवे जाएगा तो ऑपोजिट पोल। क्योंकि मैंने बताया जब टुवर्ड्स आएगा तो पुश फोर्स क्रिएट करनी है। पुश फोर्स का मतलब है रिपेल करना है। सर यस सर, ये जहाँ पर सर साउथ है सर, मैग्नेट का भी साउथ सर वो रिपेल करेगा। फोर्स साउथ को रिपेल करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुन रहे हैं सब? दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एक मैग्नेट है, उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही मैग्नेट ने मूव करना शुरू किया, मैग्नेट की वजह से करंट इंड्यूस हुआ, करंट की मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गई। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई हैं। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इस तरह होंगी कि मैग्नेट के मोशन को अपोज करें। जब मैग्नेट करीब आ रहा हो कॉइल के तो कॉइल उसको रिपेल करता है, और जब मैग्नेट कॉइल से दूर जा रहा हो तो कॉइल उसको अट्रैक्ट करता है। रिपेल करने के लिए सेम पोल बनाता है कॉइल फेसिंग एंड पर, और अट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिट पोल बनाता है। सर यस सर, आपने बोला कि रिपेल करने के लिए वो सेम पोल बनाता है। मतलब कि देखिए, जैसे मैग्नेट का जो नॉर्थ वाली साइड है वो सॉलिनॉइड के हम अंदर जा रही है, मतलब तो yes. जो सॉलिनॉइड में वो नॉर्थ हो जाएगा, चाहे अगर वो पहले से साउथ हुआ तो। पहले से खुद कुछ नहीं हो सकता ना। अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा था तो कॉइल में तो करंट ही नहीं था, और कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं थी। मैग्नेटिक तो फील्ड को मैग्नेट क्रिएट ने सॉलिनॉइड के अंदर करंट मतलब वो इंड्यूस किया। यस। अच्छा सही। और इस इंड्यूस्ड करंट की हमेशा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी कि अगर मैग्नेट टुवर्ड्स आ रहा है तो सेम पोल, और अवे जा रहा है तो ऑपोजिट पोल। सही है। अब हमने सबको समझ आ गया यहाँ तक या नहीं? ओके। अब अब ये जो इतनी देर तक हमने डिस्कशन किया है ना, ये 10-15 मिनट का, इस डिस्कशन को अगर हम एक लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? वो ये लिखेंगे, देखें पढ़ें क्या लिखा हुआ है। Induced EMF current in the coil will always oppose the charge producing current. change करंट नहीं पढ़ रहे, चार्ज नहीं लिखा मैं पता नहीं क्यों चार्ज सॉरी लग रहा है मेरी राइटिंग कितनी खराब है ना। सही है, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है। Induced EMF हाँ, change producing current. Induced EMF or current in the coil will always be in a way that it will oppose the change producing it. Produce कौन कर रहा है? मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूस कर रहा है।
हमेशा करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि वो मैग्नेट के चेंज को, मैग्नेट के मूवमेंट को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज को ओपोज करे। ओपोज करने के लिए सेम पोल बनाएगा जब मैग्नेट मूव करेगा टुवर्ड्स द कॉइल, और ऑपोजिट पोल बनाएगा जब मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? यस सर, इट्स क्लियर। किसी ने कुछ पूछना है तो ये आप पूछें। क्वेश्चन में बताएंगे कि मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स इट और अवे फ्रॉम इट? नहीं, ये खुद से सोच लेना होगा। ऑफ कोर्स बताएंगे, जब बताएंगे तभी तो हम आगे काम करेंगे। डायग्राम बनाने का क्या कह रही हैं आप? बस गए? अनुषा, ये डायग्राम बनाने का आता है? डायग्राम बनाने के लिए भी आती है, यस, और ये एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए आता है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप लोगों ने राइट हैंड ग्रिप रूल पढ़ा था? राइट हैंड ग्रिप रूल, यस सर। यस सर। रूल में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, बताएं? कन्वेंशनल कैसे तो कन्वेंशनल करंट होता है और जो थंब होता है वो नॉर्थ। वेरी गुड। अब मुझे बताएं कि अगर करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नॉर्थ कहाँ बन रहा है? सर लेफ्ट पे, राइट पे, राइट पे, राइट। और अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड होगी तो नॉर्थ बनेगा लेफ्ट पे। ये बात पता है आप लोगों को, है ना? यस सर। अब अगर आपको नॉर्थ और साउथ पता चल गया है, अगर आपको नॉर्थ पता चल गया है तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चल सकती है कॉइल में या नहीं? हाँ सर, यस सर, पता तो। नॉर्थ लेफ्ट पे बन रहा है तो करंट अपवर्ड होगा कॉइल में। राइट हैंड ग्रिप रूल होता है। और अगर नॉर्थ राइट पे बन रहा है तो करंट डाउनवर्ड होगा। सही है? सर इसमें कन्वेंशनल करंट मतलब लेफ्ट पे। लेफ्ट पे कहाँ बताया मैंने डाउनवर्ड या अपवर्ड बताया? नहीं सर, नॉर्थ मतलब लेफ्ट पे। नॉर्थ राइट पर है, वहाँ पे नॉर्थ राइट पर है तो करंट ऊपर से, करंट की डायरेक्शन नीचे है ना। अच्छा सर, जी सर, आज सॉरी, थोड़ा नीचे। दिमाग सर दिमाग काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, सबको समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को लेंज लॉ तक। अब हम एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। एसी जनरेटर का मतलब पता है आप लोगों को? ऑल्टरनेटिंग करंट। वेरी गुड, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सर एक मिनट, एसी जनरेटर वाली वो नहीं, ये लेंस लॉ वाली स्लाइड खोलेगा, स्क्रीनशॉट लेना है। ये लें आप, इस जगह का स्क्रीनशॉट लेना, एक ही बात है। सेम पोल टुवर्ड्स, ऑपोजिट पोल अवे। ठीक है, याद रखना आप लोगों ने जो नीचे लिखा हुआ है। ऑपोजिट पोल कब बनेगा? जब अवे मूव कर रहा होगा। सेम पोल कब बनेगा? जब टुवर्ड्स मूव कर रहा होगा। ठीक है, मुझे स्क्रीनशॉट नहीं हो रही। क्या हो गया? स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना नहीं आ रहा होगा तुम्हें? नहीं स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, स्क्रीन हाइड हो गई थी, पता नहीं एकदम सही हो गया। सर क्या हो गया सर? पूरे 6 महीने हो गए स्क्रीनशॉट लेते हुए, आप मजाक समझ रहे हैं? नहीं, मैंने बोला हो सकता है भूल गए हो, होता है ना। नहीं। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ ऊपर? हेडिंग क्या है? हेडिंग तो है ही नहीं। अच्छा, एसी जनरेटर अब आई है हेडिंग। अच्छा, अब बताएं एसी जनरेटर किसे कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, अच्छा, आपने जो डीसी पढ़ा था वो डीसी मोटर थी, डीसी जनरेटर नहीं था। बच्चों को पता है क्या होता है? वो कहते हैं डीसी जनरेटर, एसी मोटर। ठीक है, जनरेटर में मोटर जी आगे पीछे कर देते हैं उसको। वो जो मोटर थी वो जनरेटर बन जाता है, और जो जनरेटर था वो मोटर बन जाती है। ठीक है, मुझे एक बात बता, इसमें स्प्लिट रिंग है या नहीं है? है सर, है नहीं है, स्लिप रिंग लिखा। स्लिप रिंग्स हैं। वेरी गुड, ये स्लिप रिंग्स हैं, ये स्प्लिट रिंग नहीं है। अच्छा, स्प्लिट रिंग एक होता है ना, एक रिंग होता है और आधा आधा जी कम्यूटेटर बना होता है। ये 2 रिंग्स हैं, पूरे रिंग्स हैं।
ठीक है। स्लिप रिंग्स एसी जनरेटर का पार्ट होते हैं और डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर होता है। ठीक है, ये डिफरेंस एक बात समझ आ गई आप लोगों को? आ गई। इसमें मुझे बताएं बैटरी लगी हुई है नहीं लगी हुई? नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि सर, हम एक करें सेकंड में रीजॉइन कर लूं, मेरा जी असल बेटा। में बार-बार स्क्रीन ऑफ हो रही है। ओके, करंट जनरेट कर रहे हैं, सही है। बैटरी कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बैटरी तो करंट देती है ना, हम बैटरी के तौर पे इसको यूज करते हैं एसी जनरेटर को, बिकॉज इट इज द जनरेटर, इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें बैटरी होती नहीं है, ये खुद बैटरी के तौर पे काम करता है। ठीक है, ये लगा हुआ है इसमें आर्मेचर, जैसे सिलाई मशीन में एक आर्मेचर होती है या पेडल हो गया साइकिल में। हाँ सर, समझ आ गया। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या करेंगे हम? इस कॉइल को मूव करेंगे, रोटेट करेंगे सर, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट जब ये कॉइल रोटेट करेंगे आप, अब ये किस तरफ रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो मुझे बताएं, ए बी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? ए बी ऊपर जा रहे ये हैं ऊपर जा रहा और है, सी ऊपर जा रहा है। नीचे जा रहे हैं। नीचे जा रहा है। तो देखो बेटा, जब ये ऊपर जा रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं, जब ये नीचे जा रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही हैं। ऐसा है या नहीं? यस यस। ठीक है, तो दोनों केसेस में अब आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट होंगी तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस होगा या नहीं होगा? होगा सर। समीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं तो सर। ओके ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो तो आप क्या करें? सर कॉइल को तेज रोटेट करें, ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेट यूज करें सर, आयरन माउंट कर दें सर, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें। यस, ये चार तरीके से, ये चार जो वेज हैं इसके थ्रू आप मोर ईएमएफ इंड्यूस जो है वो। सर मुझे शुरू के 3 पॉइंट समझ आ गए, मुझे माउंट कॉइल ऑफ आयरन समझ नहीं आया। आएगा भी नहीं हसबिया, क्योंकि डीसी मोटर में तो पढ़ा ही नहीं था ना हमने। ओह अच्छा पढ़ा था। जब वहां समझ आ गया था तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा? माउंट कॉइल और आयरन कोर का मतलब ये है कि जो आपके पास जो हॉलो जगह है ना, जैसे एक जगह हॉलो है यहाँ पर, इसमें कुछ नहीं है, इस जगह पर अगर आयरन शीट्स होंगी तो आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंसंट्रेट करेगा, करीब लाएगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा कट होंगी। और ये डीसी मोटर में भी सेम फिनोमेना बताया था कि if the coil is not hollow, it is filled with iron, then iron will concentrate magnetic field lines. More magnetic field lines will then be passing through the coil. So when the coil is rotated, it will cut more magnetic field lines, so more EMF will be induced. राइट। अच्छा, ये जो डायग्राम है ना, ये 3D डायग्राम है, इसी की 2D डायग्राम मैंने ये बनाई हुई है, सही है। अगर आप इसकी जगह ये बना लेते हैं तो आपको सेम मार्क्स मिलेंगे ये, क्योंकि आर्ट्स का पेपर नहीं है कि आप 3D डायग्राम बनाने में एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 10-15 मिनट लगा दें और बस डायग्राम खूबसूरत बना के आ जाएं, फिर रिजल्ट खूबसूरत ना आए। ठीक है, तो ये सेम डायग्राम है, सेम फिजिक्स है सर। आर्ट्स तो सारी सर इसके जूम इन करता है। क्या करूं? जूम इन करता है। तो जूम कर दूं एक मिनट। सही है। वैसे तो हम खुद भी जूम कर सकते हैं सर स्क्रीन को। यस, लैपटॉप पे, ठीक है। अच्छा जी, यूज ऑफ स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स क्यों, क्या करते हैं स्लिप रिंग्स? देखो ये कम्यूटेटर नहीं है, स्लिप रिंग्स हैं, तो ऑफ कोर्स इसका काम डिफरेंट है। स्लिप रिंग्स का काम है जिनके जो करंट यहाँ पर कॉइल में इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, वो करंट इन स्लिप रिंग्स के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पर बल्ब कनेक्ट करते हैं, लैंप कनेक्ट करते हैं, तो वो लाइट करेगा। जैसे जैसे आप कॉइल रोटेट करेंगे, बल्ब ब्राइटनेस जो है वो, जितना तेज आप उसको रोटेट करेंगे, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज करेगी। कॉइल रोक देंगे, बल्ब जो है वो मतलब फिर उसकी ब्राइटनेस खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा। अच्छा फिर से बताएं सर। कम्यूटेटर तो रिवर्स करता था डायरेक्शन, रिवर्स करता था करंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पर करंट की डायरेक्शन तो पहले मैंने बताया ना, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो ऑफ कोर्स वो रिवर्स दी है। आफ्टर हाफ साइकिल ऑफ रोटेशन करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स हो रही है, खुद ही होगी।
वो कॉइल रोटेट करता जाएगा तो होती जाएगी, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ भी रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो करंट भी जनरेट होगा वो स्लिप रिंग्स के थ्रू आपको मिलेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप इस जनरेटर के थ्रू एक बल्ब जलाएं तो वो बल्ब कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, वो बल्ब यहाँ कनेक्ट होना चाहिए स्लिप रिंग्स के साथ। जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगा बल्ब जलेगा, कॉइल रुक जाएगा बल्ब रुक जाएगा, मतलब वो लाइट नहीं देगा, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। अगर आप ब्राइटनेस तेज करना चाहते हैं बल्ब की तो आप क्या करेंगे, तो हम उसको ज्यादा जल्दी जल्दी घुमाएंगे, बढ़ाएं, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट रखें, ये तमाम काम कर सकते हैं, ठीक है। सर यस सर हमने ये एसी जनरेटर पढ़ा, उससे पहले हमने डीसी का पढ़ा था ना। डीसी मोटर पड़ा था। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये करंट जनरेट कर रहा है, सही है, वो करंट कंज्यूम करता था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फैन है ना, फैन, जी सर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और टर्निंग इफेक्ट देता है, जी सही है। ये जो एसी जनरेटर है ये टर्निंग इफेक्ट ले रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। आप इसको रोटेट कर रहे हैं, ये आपको करंट दे रहा है, उल्टा काम कर रहा है या नहीं। एसी के अंदर 2 स्लिप रिंग्स होते हैं, डीसी के अंदर एक स्प्लिट 2 चीजों में डिवाइड होता है, स्प्लिटिंग कम्यूटेटर होता है, यस। इसमें और बैटरी, इसमें बैटरी नहीं, इसमें बैटरी बैटरी नहीं होती है, और डीसी में बैटरी होती है। सही है। ये डिफरेंसेस हैं जो आप वैसे भी नोट्स को सामने रखकर समझ सकते हैं। ये करंट जनरेट कर रहा है, इसका नाम है एसी जनरेटर, जनरेटर उसका नाम है मोटर, मोटर मींस फैन। फैन करंट जनरेट नहीं करता, फैन करंट कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है और आपको टर्निंग इफेक्ट देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है। ये काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, मैकेनिकल एनर्जी ले रहा है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है। क्लियर है सबको? जी सर। यस सर मुझे एक सवाल है, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ। भेज दें। अच्छा जी, अब सर अच्छा एक बात बताएं सर, ये सर आप लोगों के स्कूल कैसे खुल रहे हैं सर, मतलब कब खुल रहे हैं? स्कूल हमारे 15 से खुल जाएंगे सर वो तो मुझे पता है, लेकिन सर कैसे खुल रहे हैं, लाइक सर आई डोंट फील सेफ कमिंग टू स्कूल। मुझे लगता है कि 10-15 दिन तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे होंगे, वो चेक करेंगे कि पहले देखते हैं जरा कितने लोगों को हो रहा है कोरोना। सर मुझे भी एक सवाल है। यस सर अगर फॉर एग्जांपल मंडे के दिन 11:30 को फिजिक्स की क्लास है तो हमारा 11 ओ क्लॉक को स्कूल आएंगे ना, मतलब उससे पहले तो आने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्लास लें और घर चले जाएं। अगर तो आपको दिल कर रहा है कि स्कूल बंद करवाने तो आप थोड़ा चाय वाय पी लें दोस्तों के साथ बैठ के। देखो हाँ, ये बात है कि उसमें सर नहीं, खांस ले बस, स्कूल खुद ही बंद हो जाएगा। तो हर बच्चे को कोरोना थोड़ी होता है कि खांस ले और कोरोना के अलावा कोई बीमारियां ही नहीं है जिंदगी में, ऐसा नहीं है। नहीं सर, क्या हो गया आजकल, कोई मैं मॉल में गई, मैं खांसी, आंटी मुझसे दूर हो गई, आंटी मेरे करीब भी नहीं खड़ी हुई। और तो अच्छा हुआ ना, तो तुमने अच्छा किया, खांस लिया। वैसे अच्छा है स्कूल ना खोले बेहतर है, जांच सीआई में खांस ले तो निकाल देंगे। दोबारा बोलो अब्दुल, क्या कह रहे हो? मैंने कहा सीआई में खांस ले तो वो निकाल देंगे। हाँ मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होगा, वो एक अलग रूम बना लेंगे खांसने वालों का। वैसे मैं एक बात बताऊं, हाँ मैं एक बात बताता हूँ, बल्कि जरूरी गौर से सुने जरा इस बात को। ये कि जो लोग खांसने के जो शौकीन होंगे ना, उनके लिए अलग से रूम बनाया है। मैं आपको बताऊं तो अगर आपने तफरी में खांसा तो आप उन लोगों के साथ शिफ्ट कर दिए जाएंगे जो एक्चुअली खांस रहे हैं। सर हमें तो सर थोड़ी बहुत खांसी हो जाती है, वो तो सर आपको रीजन पता है। वो तो ठीक है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बात ये कि ये जो शौकीन है ना खांसने और छींकने के, ये इनको एक रूम में कर दिया जाएगा। सर तो कुछ वही तरह अस्थमा पेशेंट भी तो होते हैं, उनका क्या होगा? बता दो ना, देखो जेन्युइन केसेस पता चल जाते हैं, जो लोग शौकीन होते हैं ना उनके लिए फिर अलग रूम बनाएंगे हम। सर तो मतलब किसी को कोरोना हो वो नहीं, बस हो जाएगा फिर उसके बाद फिर तो हो जाएगा ना, फिर इसका मतलब है ना, आप जरा कंट्रोल करें अपने खांसने और छींकने में। अच्छा जी, अब इधर देखें जरा, ये पोजीशन अब्दुल आपकी आवाज बेटा कट रही है, हमें समझ नहीं आ रही। अच्छा जी,
इसमें देखें कि ये 4 पोजीशंस हैं कॉइल की, कोई ए बात बी नहीं सर। सी और डी। सही है, 4 पोजीशंस हैं कॉइल की, ए बी सी और डी। ठीक है, ये इसी कॉइल की पोजीशंस हैं, इस कॉइल की जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आ भी है। अब इस वक्त कॉइल कैसा है, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। वर्टिकल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कट कर हो रहा है? यस। नहीं कट कर रहा। वर्टिकल है विच मींस मैग्नेटिक फील्ड नहीं लाइंस आर पासिंग थ्रू, बीच में से पास कर। कट सर कब तो करेगा? बाउंड्रीज बनी हुई है, वो नहीं कट करेगी क्या? पैरेलल कट कर रही होंगी ना, मैंने आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल पास करें तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। अब जैसे ही कॉइल ए से कॉइल बी, ए से बी का मतलब आपको पता है ना कैसे मूव कैसे कर रहा होगा, ए टू बी मूव करना है इसको, 90 डिग्री करेगा। क्लॉकवाइज रोटेट किया, क्लॉकवाइज रोटेट किया, वेरी गुड। तो जैसे ही ये सर जब रोटेट कर रहा हॉरिजॉन्टल होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा? नहीं, वर्टिकल में नहीं होगा, सर हॉरिजॉन्टल तो में। पीछे पढ़ा था कि वो पैरेलल होगा तो नहीं होगा, तो वो किसके बारे में पढ़ा था? वो पैरेलल वायर थी, ये कॉइल है। यार बहुत मुश्किल। देखो मुश्किल आप लोग खुद क्रिएट कर रहे हो ना, मेरी बात समझो। अब इसमें पैरेलल हॉरिजॉन्टल को दिमाग में ना रखो, ये दिमाग में रखो कि किस वक्त कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है और किस वक्त नहीं कर रहा। यही बात तो उस वायर के लिए भी थी। वायर जब वर्टिकल मूव कर रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही थी, जब पैरेलल मूव कर रही थी तो कट नहीं कर रही थी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगी तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सिंपल है। सही है। तो पोजीशन ए, वर्टिकल पोजीशन, नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कट बाय द कॉइल, दैट्स व्हाई नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। अब ग्राफ में देखें इस वक्त ईएमएफ कितना है? 0। व्हेन द कॉइल इज हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल ये ऐसे ही हॉरिजॉन्टल थोड़ी हो गया ना, ये पोजीशन ए से पोजीशन बी में चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो जिस वक्त ए से बी रोटेट कर रहा था उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट किया या नहीं किया? किया। कट किया। तो जब कट किया है तो मैक्सिमम कट किया है, व्हिच मींस के मैक्सिमम ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर। अब मुझे बताएं, पोजीशन बी से पोजीशन सी मूव करना है, सी पे पोजीशन वर्टिकल है या नहीं है? तो जैसे ही वो पोजीशन बी से सी मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट तो करेगा लेकिन ईएमएफ कम से कम होकर 0 हो जाएगा। इस वक्त 0 है ईएमएफ, ठीक है। देन पोजीशन हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। लेकिन पोजीशन हॉरिजॉन्टल डी और हॉरिजॉन्टल बी में क्या फर्क है? बी और डी में फर्क देखें। बी जो था वो राइट पे था, डी जो है वो लेफ्ट पे है। मतलब डायरेक्शन ऑफ कटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ऑपोजिट। क्या डायरेक्शन ऑफ सर कटिंग जो बी है सर वो ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव साइड पे हो रहा है, और सर जो डी का है वो सर नेगेटिव साइड पे इंड्यूस हो रहा है। यस, और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हेन इट वाज इन बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट, and when it is in D the direction of magnetic field lines cut are in opposite direction to each other, B and D। सही है। तो of course जब direction of change in magnetic field lines opposite होता है तो according to Faraday's law of electromagnetic induction EMF induce होगा लेकिन opposite direction में होगा। क्लियर है? सही है। then position A vertical दोबारा से क्या हो गया? 0 हो गया। सही है। ये ग्राफ याद रहेगा आपको। इस पूरे ग्राफ में बस एक बात याद रखना, वर्टिकल पे 0, हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम। क्या याद रखना है? वर्टिकल पे 0, हॉरिजॉन्टल पे मैक्सिमम। याद रहेगा सबको? और सर ऑपोजिट होगा तब ऑपोजिट हो जाएगा। वेरी गुड। ये भी याद रखना है कि जैसे ही हॉरिजॉन्टल में चेंज आता है, ऑपोजिट होता है, तो ईएमएफ भी ऑपोजिट हो जाएगा। ओके। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है। कभी वोल्टेज पॉजिटिव है, कभी वोल्टेज नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी ने थोड़ा ब्रेक चाहिए तो ले लें, 2 मिनट सुकून कर लें, रिलैक्स हो जाए जरा। हाँ सर 2 मिनट सुकून ले लेते हैं। 2 मिनट जरा वेट कर लें क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चल रहा है। तो यस जी। क्लास कितने बजे खत्म होगी? 45 पे? यस इंशाल्लाह 45 या मैक्सिमम 10। मार तो कोई हमें। सर ऐसा ना करें सर, 3 घंटे की सर आगा ने क्लास ले ली, मैथ पढ़ पढ़ के सर में दर्द हो गया।
मैथ्स पढ़ के किसी का भी सर में दर्द नहीं होता, मजा। सर वैसे ये मैथ किसको अच्छी लगती है राम, सर इतनी वैसे ये बुरा जुल्म है सब्जेक्ट। बहुत बड़ा सर। सर आप ऑसिलोस्कोप कब पढ़ाएंगे? ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर इसके पास्ट पेपर्स करेंगे, देन वेडनेसडे से हम लोग ईयरली पास्ट पेपर शुरू करेंगे, उसमें एटीपी करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 2-3 एटीपी के पेपर्स होने के बाद हम ऑसिलोस्कोप कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा अब शुरू करें क्या आप लोग? ठीक है, रेडी हैं? हाँ सर कर लें आप। ओके, एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मुझे बताएं कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना है? ई सही, मैक्सिमम ईएमएफ ई है। एक वेव टाइम टी है सर, एक वेव टाइम टी में बन रही है और 2 वेव टाइम 2t में बन रही है, यस। ठीक है ना? ये बात समझ आ रही? टी का मतलब है टाइम पीरियड, एक वेव का टाइम पीरियड टी हो गया और 2 वेव का टाइम पीरियड 2t हो गया। ये ओरिजिनल ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चेंज नहीं आया तो ग्राफ ऐसा था, ठीक है। इन केस अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल की डबल कर दूं, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी, तो ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा कम प्रोड्यूस होगा? ज्यादा। तो पहले ई प्रोड्यूस हो रहा था, अब कितना प्रोड्यूस होगा? 2e, मतलब एम्पलीट्यूड ग्राफ का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड में कोई चेंज आएगा या नहीं? क्योंकि मैंने रेट ऑफ रोटेशन में कोई फर्क नहीं लाया, सिर्फ और सिर्फ सेम रेट से रोटेट कर रहा हूँ कॉइल को, लेकिन कॉइल में टर्न्स बढ़ा दिए, तो सेम रहेगा। तो टाइम पीरियड में कोई सेम चेंज रहेगा। नहीं था। पहले भी टाइम पीरियड t था, अभी भी टाइम पीरियड t है। पहले भी 2 वेव्स 2t में बन रही थी, अभी भी 2 वेव 2t में बन रही है। तो देखो ये जो चेंज है ना, ये सेम है फॉर नंबर ऑफ टर्न्स फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स और इफ यू माउंट द कॉइल ऑन आयरन कोर, सेम चेंज आएगा कि सिर्फ ईएमएफ बढ़ेगा, टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा। सही है? 3 चेंजेस का सेम ग्राफ, सेम ग्राफ, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताएं गजैन, अगर मैं कॉइल को तेज रोटेट करना शुरू कर दूं, तेज, तो वो वेव जो पहले टाइम टी में बन रही थी अब उससे ज्यादा टाइम में बनेगी या कम टाइम में बनेगी? सर कम टाइम में बनेगी। तो देखो बेटा, पहले टाइम टी में एक वेव बन रही थी गजैन, ठीक है। अब अगर मैंने स्पीड डबल कर दी है तो टाइम टी में 2 वेव्स बन रही हैं या नहीं? देखो सर बन रही हैं और 2, सही है। और दूसरी बात मुझे बताओ, अगर मैंने स्पीड बढ़ा दी है तो ईएमएफ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? स्पीड बढ़ने से ईएमएफ बढ़ेगा। तो मैंने पहले देखो ग्राफ में ई लिखा हुआ था, अब यहाँ पर 2e लिखा हुआ है। तो जब अगर आप स्पीड चेंज करते हैं तो ईएमएफ भी बढ़ जाता है और टाइम पीरियड भी कम हो जाता है, क्योंकि आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा और कम टाइम में होगा। क्लियर है सबको? सर दोबारा समझाए। दोबारा बता देता हूँ सारा। ग्राफ नंबर 1 देखें, ग्राफ नंबर 1, इसमें मैक्सिमम ईएमएफ ई है और टाइम पीरियड टी है जी। अब आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए और कॉइल को रोटेट किया सेम स्पीड से, तो ऑफ कोर्स ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस होगा या कम इंड्यूस होगा? ज्यादा। तो फिर ज्यादा कर दिया मैंने, ई को 2e कर दिया जी। लेकिन टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने स्पीड चेंज नहीं की है। कॉइल उतनी ही देर में रोटेट किया है एक दफा, तो ऑफ कोर्स उतनी ही देर में एक साइकिल कंप्लीट होगी। जी। ये सेम चेंज आएगा चाहे आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करें या माउंट ऑन आयरन कोर करें कॉइल को, ठीक है, ये एक ही बात है। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ाने से ईएमएफ भी बढ़ जाएगा और टाइम कम हो जाएगा। और टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि आप सोचो ना कि वो जो रोटेशन पहले आप 1 सेकंड में ले रहे थे, अब आप आधे सेकंड में एक रोटेशन कंप्लीट करें, स्पीड बढ़ा दी ना आपने। जी। तो पहले 1 सेकंड में एक वेव बन रही थी, अब स्पीड डबल करने से 1 सेकंड में 2 वेव बन रही हैं। सर पर एक बात बताएं, जी। पहले स्पीड सेम थी तो टाइम में भी कोई डिफरेंस नहीं था, लेकिन ईएमएफ बढ़ गया था। अब स्पीड भी बढ़ी है तो स्पीड बढ़ी है तो ईएमएफ तो उतना ही रहना चाहिए, ईएमएफ क्यों चेंज हो रहा है? जी, ये सवाल किया ना आपने, बेहतरीन खूबसूरत सवाल। क्या लिखा हुआ है ऊपर?
To increase induced EMF, increase speed of rotation. सही। क्या समझ आया? स्पीड ऑफ सर रोटेशन मतलब बढ़ाने से ईएमएफ बढ़ता है, क्योंकि ईएमएफ डिपेंडेंट होता है रेट पर। किस पर डिपेंडेंट होता है? रेट पर। और रेट का मतलब है per unit time, which means you are changing more magnetic field lines in the same time. So more EMF will be induced. जी। और किसी ने पूछना है कुछ तो पूछें। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर, की बात है? मेरे ख्याल से क्लियर। बाकी लोग बताएं। सर बात वैसे से क्लियर इतना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे नहीं आएगा जितना उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे आएगा। दोबारा बोलें, क्या बोल रही हैं? सर जिस तरह जो ग्राफ नंबर 2 था उसमें लिखा होता है कि जब हम टर्न्स बढ़ाते हैं तो the induced EMF will be double। हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ 2 वेव्स बनी हुई है, लेकिन वो बड़ी लंबी वाली बनी हुई है। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हमारे पास वेवलेंथ भी वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ नहीं है ये, वेव का ग्राफ नहीं है बेटा। एक्स एक्सिस पे कोई लेंथ प्लॉट हुई है, टाइम पीरियड है। अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। आप उसको टाइम पीरियड के तौर पे स्टडी करो ना। पहले देखो, ग्राफ को स्टडी करने से पहले हम लेबलिंग रीड करते हैं। वाई एक्सिस पर ईएमएफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। स्पीड बढ़ाई है, ईएमएफ बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा? टाइम पीरियड कम ही रहेगा जो था। कम होगा, क्योंकि स्पीड आप बढ़ा रहे हो ना। मतलब आप सोचो ना, अगर मैं बोलूं घर से स्कूल जाना है, जितनी स्पीड से आप रेगुलर जाते हैं 10 मिनट लगते हैं, डबल स्पीड से जाएंगे तो 5 मिनट लगेंगे ना जी। तो टाइम कम होगा ना। अगर आप स्पीड बढ़ा देंगे, सेम रोटेशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको, या किसी और ने कुछ पूछना है तो पूछें। नो सर। ओके, इसको फिर आज यहीं तक रखेंगे। आप सब लोग रिवाइज करें यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया। एक टॉपिक अब आपका रह गया इस चैप्टर का, वो है ट्रांसफॉर्मर। मैं अगर उस टॉपिक को छेड़ूंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, विच मीन्स 10-15 तक क्लास जाएगी और आप लोग मजीद एग्जॉस्ट हो जाएंगे। कल हम की क्लास रखेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करेंगे और फिर मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन शुरू करेंगे। आप लोग सब ईयरली पास पेपर्स अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा मैं सिर्फ उसका ईयर बताऊंगा आप लोगों को। फिर आप लोगों के पास अगर वो नहीं होता तो फिर सिर्फ स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो कल आप लोग अपने पास ईयरली पास पेपर्स रखें और एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लें, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 का यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एसी जनरेटर तक, एसी जनरेटर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक है, हमारा स्टार्ट जो इस चैप्टर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था, मैग्नेटिज्म से शुरू किया था हमने कि सबसे पहले पढ़ा था मैग्नेट्स कहते हैं किसको हैं, किन सब्सटेंसेस से बनते हैं, प्रॉपर्टीज क्या है उनकी, फिर इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये सब कुछ चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हाँ ठीक है, वो आप तमाम चीज़ें पहले बेसिक से लेकर यहाँ तक कंप्लीट करें, एक दफ़ा रिवाइज कर लें, ताकि हम कल जब ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करें और पास्ट पेपर्स पे जाएं तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे सबके लिए। ठीक है सर, कल की क्लास में टाइमिंग क्या होंगी? कल की क्लास भी सेम टाइम पे रखेंगे, रात में रखेंगे। सर आप